हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्पेयर क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। तो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फटाफट जो है रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना? आयातक का मतलब खरीदने वाला, निर्यातक का मतलब बेचने वाला। तो यहाँ हर हथियार खरीदने की बात हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। तो आपको आंसर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, और हमको पता है कि आपने आंसर बता दिया है। इसका आंसर होगा भारत। देखिए, एक समय में ऐसा था कि भारत जो है हथियार उतना खरीद नहीं पाता था, उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आज के डेट में जो पूरा विश्व जो हथियार खरीद रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है और भारत है, इन सब में से फ्रांस वगैरह में भी देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन किसका है? भारत का है, नंबर 1 पोजीशन है। और इतना जान लीजिए कि ये सभी देश मिल करके जितने हथियार खरीद रहे हैं उसका 9.8% है ना, 9.8% हथियार अकेले कौन खरीद रहा है? भारत खरीद रहा है। तो भारत का स्थान जो है सर्वोच्च है हथियार खरीद में, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि रूस से जो हम लोग ज़्यादातर हथियार जो खरीदते हैं, तो कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सेकेंड हैंड परचेज कर लेते हैं, जो कि एक बार इस्तेमाल किया गया है उसको फिर से हम लोग खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हमें वो सेकेंड हैंड हथियार खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आर्किटेक्ट को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है 2024 दिया गया है? तो यहाँ पे आपके पास सामने ऑप्शन है एने लैकेसन, जीन फिलिपी वैसल, सर डेविड एलन क्रिस्फोर्ड और रिकेन यामाटो। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके इस प्रित्जकर पुरस्कार को लेकर के, आर्किटेक्चर को पुरस्कार को लेकर के। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आखिर किस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश की थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी चीज के निर्माण को लेकर के, विकास के निर्माण को लेकर के एक स्ट्रक्चर दिया गया है, वो इनके द्वारा। और सिर्फ ये भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकेन यामाटो। ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरस्कार से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये हम लोग अभी पिछले वीडियो में ही हम लोग देखा था कि CAA जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में हुआ था, अभी 11 मार्च को इसको लागू कर दिया गया है पूरे भारत देश में। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि भारत के अंदर रहने वाले अवैध अप्रवासियों को हटाना। तो हटाना तो इसमें है नहीं, सबसे पहली बात, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, तो ये भी गलत है। वास्तविक नागरिकों की पहचान के लिए तो भी एक रजिस्टर बनने वाला है जिसको NRC कहते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो अभी लागू नहीं हुआ है पूरे भारत देश में, वो पेंडिंग में है। उसके बाद है विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ की जांच करना। ये इसका नागरिकता अधिनियम का काम बिल्कुल नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो ये आपको भी पता है कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है, तो वहाँ के लिए अल्पसंख्यक कौन कौन हो सकते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब लोग अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए। तो वहाँ पे जो उनको धार्मिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो उनको भारत में जो है उन्होंने शरणार्थी के रूप में यहाँ पे शरण लिया है, तो उनको नागरिकता दी जाने वाली है। किस अधिनियम के तहत? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना, अंतर सिंह आर्य, रामेश्वर उरांव, भोला पासवान। इसका उत्तर होगा आपका रामेश्वर उरांव। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले इनको नियुक्त किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार से जो है 2024 में सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन राइटर हैज बीन अवार्डेड द इरास्मस प्राइज? सबसे पहले तो जो इरास्मस प्राइज है यह किस चीज में सुधार के लिए या किस चीज की बात करने के लिए दिया जाता है? जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, इस पे बात किया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है शशि थरूर, अमिताभ घोष, जयंत कुमार, गीता शुक्ल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने खास करके जलवायु परिवर्तन का क्या क्या असर हो सकता है या इस पे समाधान क्या क्या किया जा सकता है, क्यों हमारे यहाँ या पूरे विश्व में ये समस्या पैदा है। देखिए जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। क्लाइमेट के साथ अगर समस्याएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एक देश अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो लगभग सारे देश जो है उसके भुगतान को भुगतना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर भारत कहीं ना कहीं कोयला से बिजली का उत्पादन कर रहा है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है उससे वायुमंडल में जो है प्रदूषण फैल रहा है, जिसका परिणाम मालदीव को भी भुगतना पड़ सकता है। जबकि मालदीव किसी भी तरीके से कोयला उत्पादन या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की समस्या है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे कुछ उन्होंने निराकार बताया है कि आखिर क्या किया जा सकता है इसके लिए। वो व्यक्ति कौन है? अमिताभ घोष है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल में है, ये आप लोग को पता होगा। अगर पेपर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो आंसर आपको पता होगा, नायब सिंह सैनी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो भाई क्या ठीक है, कोई इशू नहीं हो तो ध्यान में ही रहेगा आपको। लेकिन अगर हाल फिलहाल में कहीं पे चुनाव हो रहा है या कुछ राजनीतिक उलटफेर हो रहा है तो इतना जान लीजिए कि वहाँ पे विवाद हुआ है तो उससे प्रश्न बन सकता है। इसलिए सभी स्टेट का ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं भी है, आप नहीं याद रख पा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको ध्यान देना होगा कि जहां विवाद चल रहा है, राजनीतिक समस्या है, उस चीज को हम लोग ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको नायब सिंह सैनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये बहुत ही फेमस है हमारा अग्नि 5 मिसाइल। और इस पे जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो सभी प्रकार की जो मिसाइलें हैं, क्या क्या टाइप्स हैं उसके, क्या क्या उसके क्वालिटी हैं, तो उस वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, तो ये अपने आप में काफी विशेषताएं रखता है और इस विशेषता को हम एक लाइन में इसका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा अग्नि 5 मिसाइल। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित स्थान टोंकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले इसका अगर लोकेशन आप देखिएगा, टोंकिन की खाड़ी का लोकेशन, तो यह चीन सागर के पास में। चीन सागर में भी कौन सा चीन सागर? तो एक चीन सागर है जो कि साउथ में है, एक चीन सागर है जो कि नॉर्थ में है। उत्तरी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का ये लोकेशन यहाँ पे करता है जो कि वियतनाम के आसपास में है। तो वहाँ पे वियतनाम के पास में आप देखिएगा तो हिंद महासागर आपको लोकेशन आएगा जो कि भारत के जस्ट क्या है, नीचे है। अगर मान लीजिए कि ये भारत का पोजीशन है तो आपको यहाँ पे वियतनाम वाला कंडीशन दिखाई देगा। तो इस वाले इलाके में ये खाड़ी क्या है, स्थित है। तो थोड़ा सा इसमें प्रशांत महासागर वाला भी हिस्सा आ सकता है, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे आपको हिंद ओशियन यानी हिंद महासागर वाला ये वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर का क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ, मंथ का मतलब महीना, उस महीने का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन सा है भाई? तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा यशस्वी जायसवाल।
यशस्वी जायसवाल को जो है ईयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। और ये भाई साहब जो हैं ये भारत के कोई पहले क्रिकेटर नहीं हैं, ये भारत के 7वें क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये कोई पहला बार नहीं है, नया नहीं है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है यशस्वी जायसवाल को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। और ये भारत के 7वें ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि हाल ही में गोरसम कोड़ा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा तो एकदम फ्रंट पे जो है लिखा हुआ था, ये किया गया है आपको तवांग जिले में। और ये तवांग जिला लोकेट कहाँ करता है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे पूर्वी हिस्से का ये राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तवांग, और तवांग में ही जो है ये गोरसम कोड़ा उत्सव जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम चाहें तो इससे रिलेटेड और भी स्टैटिक्स पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये सिर्फ इसके आंसर के थ्रू हम लोग रिवीजन किया जाए डेली 10 क्वेश्चन का। ये कम समय में हो जाता है इसलिए क्योंकि आजकल जो है बच्चे ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं बोर्ड पे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिवीजन के लिए ठीक है इतने कम समय में, या अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक इसका और डायमेंशन विस्तृत किया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग क्या होगा और एक्सपेंड होगा, जहाँ पे आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा का भी वीडियो हो सकता है अगर इसका डायमेंशन पूरा एक्सप्लेन किया जाए तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, चारों राज्य के बारे में कुछ ना कुछ बात किया जा सकता है। इसका राजनीतिक, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र थोड़ा बात कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो उत्सव दिख रहा है तो ये इस प्रकार के उत्सव इन सभी स्टेट में और मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते हैं। तो अगर डायमेंशन निकाला जाए तो बहुत सारा डायमेंशन निकल सकता है, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है वही हम लोग निकालेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो ये बहुत बेहतरीन है। बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन का क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो कोशिश हम ये करेंगे दोनों लेकर के चले, थोड़ा बहुत स्टैटिक इसमें बताते चले जाएं कि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक 10 इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग अगले दिन जो है फिर 10 क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, आपके एग्जाम से संबंधित होगा। आने वाले दिन में, अभी तो इलेक्शन का समय चल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो है एग्जाम का बौछार होगा, इसलिए आपको अभी से रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप अभी से रेडी हैं तो आपको बाद में चलकर परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।